हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, रीजनिंग का पोर्शन मैं लेकर आ चुका हूँ। जो सुपर सीरीज हमारी चल रही है, ऑलरेडी 2 क्लास आपको मिल जाएंगी, आई बटन में मिल जाएगी और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं क्लास को। गाइस, आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। आपको पता होगा अभी आपके कोई भी एग्जाम आ रहा है, हर एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में। चलिए गाइज, शुरू करते हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 22 फरवरी 2002 को यदि शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं और सवाल को सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से हम शुरू करें। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से इस सवालों को इन्हें कर लोगे। बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे सवाल हमसे गलत होते ही होते हैं। तो गाइज, आज के बाद आपको ये सवाल गलत नहीं होंगे। चलिए देखिए, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो मैं यहाँ पे 22 फरवरी 2002 पे ही जाता हूँ। यहाँ पे 22 फरवरी मैं यहाँ पे 22 फरवरी 2002 पे जाता हूँ। तो मुझे पता है यहाँ पे इन्होंने दिया है शुक्रवार, यहाँ शुक्रवार है। अब मैं यहाँ पे 15 मार्च 2002 पे ही जाना चाहता हूँ। 2002 पे ही हम पहले जाएंगे, उसके बाद आप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। तो मुझे जाना है मार्च में, ठीक है। और कितने, 15 मार्च को मुझे यहाँ पे जाना है। बच्चों एक बात बताइए, यदि 22 फरवरी, आपको पता हो 2002 क्या है, लीप ईयर वर्ष नहीं है। लीप ईयर वर्ष आप समझते क्या होता है? लीप ईयर वर्ष होता है जो शताब्दी 4 से कट जाती है, 4 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, वो आपका लीप ईयर होता है। अगर नहीं होता है तो आपका सिंपल वर्ष होता है, यानी कि नॉन लीप ईयर होता है। अब मैं आपको बता दूं, 2002 नॉन लीप ईयर है, तो आपकी जो फरवरी है उसमें कितने दिन होंगे बच्चों? तो कुल 28 दिन होंगे, क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। तो 28 दिन, अगर 28 में से आपके 22 दिन चले गए हैं बच्चों, तो कितने बचे? 6 दिन। 6 दिन शेष बचे हैं, तो 6 दिन ऐड कर लीजिएगा। अब उसके बाद तुम्हें जाना है मार्च पे, यहाँ से मार्च पे आना है। तो मार्च में बच्चों 15 दिन मार्च के हैं, तो 15 दिन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। मुझे पता चल गया 15 6 कितने होते हैं? 21 होते हैं। यदि मैं 7 से भाग देता हूँ तो जीरो शेषफल बचता है बच्चों, बस ये याद रखना है आपको, जीरो शेषफल। अब मुझे पता चल गया जीरो शेषफल का मतलब है वही दिन आएगा जो पहले दिन था। वो कब आएगा इसको भी देख लेते हैं। अब ये दिन आपका आ गया है 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च 2002 को। बच्चों ये भी ध्यान रखना है, 2002 का आपका क्या आ गया? शुक्रवार आ गया, सेम दिन आ गया, सेम शुक्रवार आ गया। अब चलते हैं, हमें चलना है कहाँ पे? 15 मार्च 2008 में चलना है बच्चों, 2008 में। अब 2002 से और 2008 में जब मैं आऊँगा तो कितने साल लगेंगे बच्चों? 6 साल मुझे यहाँ पे लगेंगे। 6 साल ये लग गए। अब लीप ईयर देखना है बच्चों, इसमें लीप ईयर कितने आए हैं। अब आपका लीप ईयर 2004 का लीप ईयर आ गया और 2008 का भी लीप ईयर आ गया, क्योंकि ये मार्च है। 2008 का भी एक लीप ईयर आ गया, तो 2004 हो गया, 2008 मुझे पता चल गया 8 दिन हो गए, मुझे पता चल गया है। अब मैं 8 को यदि 7 से भाग देता हूँ तो मुझे पता चल गया एक शेष बचेगा बच्चों। एक शेष का मतलब क्या होता है? हमें शेष से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। तो एक शेषफल का मतलब है, यानी शुक्रवार से आगे क्या आता है बच्चों? शनिवार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही चुटकियों में ये सवाल मैं करा दूंगा। आपको कलम पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी इस सवालों में, अगर आप मेरी क्लास प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। हालांकि बैंकिंग में जो सवाल आते हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सवाल को रखना सीख गए ना तो समझ लीजिए आपने सवाल को निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, एच हो गया, आई हो गया, यहाँ पे जे हो गया और यहाँ पे के। इस तरीके से आपको ये सवाल जो है लिख लेने हैं, यदि आपको प्रॉपर तरीके से बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा समय ना देते हुए इन सवालों को करना है, क्योंकि आपको टाइम की भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम सबसे बड़ा मायने है। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक के नंबर याद होने चाहिए। ये है हमारा जो एच है, जो कितने पर है बच्चों? वो 8 पर है, ये 9 पर है, ये 10 पर है, ये 11 पर है। यहाँ पे मैं इसे देखता हूँ, ये 10 7 पर है, 6 पर है, 5 पर, ये 4 पर है, ये वाला 14 पर है, ये 15 और ये 16 और ये 17। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखते लिखते समझ गया हूँ कि पहले वाला अल्फ़ाबेटिक जो है वो नंबर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और ये नंबर के हिसाब से घटता जा रहा है बच्चों। अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से ये -1 हुआ है बच्चों, यहाँ से ये -1 हुआ, तो यहाँ से ये -1 होती है। 14 के बाद यहाँ पे 13 आएगा, उसके बाद नंबरिकल घटते क्रम में है यहाँ पे, तो 13 के बाद यहाँ पे 12 आएगा, 11 आएगा और 10 आएगा। किस में है देख लो, डेफिनेटली पता चल जाएगा। इसी से पता चल गया आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चुटकियों में सवाल करा दूंगा बच्चों, ऐसे ट्रिक आपको बता रहा हूँ हर सवाल में। हर सवाल को करने का तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तरीके से कर दीजिए। अगर तरीका आपके पास है तो आप बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए ऐसे सवाल भी आ जाते हैं इसमें, देश, राष्ट्रपति, राज्य क्या होगा। जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो आपको एक एडवांस लेवल सोचना है। देखिए देश का प्रथम जो नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही देश के जितने महासमझौते वगैरह होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए, कोई विधेयक कानून बनेगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद राज्य, जिस तरीके से देश का
देश का राष्ट्रपति होता है, राज्य का क्या होता है बच्चों? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। नहीं बच्चों, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिस तरीके से पूरे इंडिया का, देश का राष्ट्रपति है और राज्य का राज्यपाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की। ऐसे सवालों को आप चुटकी में कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक चीज आपको कर लेनी है। ऐसा सवाल जब भी आपको आए, ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसका मतलब देख लीजिए। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। यहां पे इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या है? प्लस है। भाग का अर्थ क्या है बच्चों? इसको भी लिख लीजिएगा, माइनस है। प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। ये तरीके से आप लिख ले। लिखने के बाद आपको खाली सवाल देखना है। अब सवाल हमें पता है कि 78, माइनस का अर्थ क्या है तो आप डायरेक्टली कर दोगे, माइनस का अर्थ गुना होता है। उसके बाद यहाँ पे 13 हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? भाग है, तो भाग में मैं इसको 6 यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद क्या है बच्चों? गुना का अर्थ क्या होता है? गुना का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा, 7 हो जाएगा। भाग का अर्थ क्या है बच्चों? भाग का अर्थ माइनस है, तो 23 यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, 6 कम 6 36 18, 13 13 की गुना करूँगा, मुझे पता चल गया 169। यहाँ पे प्लस में 7 करूंगा और माइनस 23 करूंगा, तो आप गारंटी देख लीजिएगा 153 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा ही सवाल यदि आपके एग्जाम में आता है तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा। इससे आप तो है जो माइंड है आपका वो कंसंट्रेट रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार क्वेश्चन पढ़ने में कि किसका अर्थ भाग है, किसका अर्थ गुना है। बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्टली पहले लिख लेना है और सवाल बहुत जल्द तरीके से निकाल देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी से अनुरूपित नहीं है। यानी उसमें एक पर्टिकुलर चीज लगी नहीं रही, यानी आपको बेमेल बतानी है, यानी भिन्न बतानी है। इसमें कितने सारे आपको बता दूंगा मैं, तो आपको इसमें भिन्न बतानी है अलग तरीके की। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्यूब है, क्यूब नहीं है। बच्चों सिंपल तरीका सोचना है। सिंपल तरीका कैसे? अब आप देखिए यहाँ पे, वैसे तो 99% मैं आपको बताता हूँ कि गैप से सवाल सारे हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा देखना है पहले सवाल में कि क्या मैं इसे ऐसे प्रॉपरली कर पा रहा हूं। तो यहां से देखिए, ये जो है विषम संख्या, ये भी विषम, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, लेकिन एक सम संख्या इसमें आ रही है, तो डेफिनेटली 156 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चे से इतना टाइम बर्बाद कर देंगे ना, इसमें गैप निकालेंगे, गैप में से गैप निकालेंगे। नहीं बच्चों, सिर्फ नॉर्मल चीज भी सोच लेनी है कभी कभी आपको कि हाँ नॉर्मल चीजें हमें भी देखनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर हिस्से पे कौन सा 3 के विपरीत पूछा है बच्चों। ऐसा सवाल आ जाए तो किसी दो को उठाना है, कॉमन चीज ढूंढनी है इसमें। अब इसमें कॉमन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला यहाँ पे 2 कॉमन है, ये वाला यहाँ पे 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। बाकी क्या बचा बच्चों? 3, और 3 के विपरीत क्या है? 6 है। तो आपको करना ही नहीं है कुछ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं होना है बच्चों, डायरेक्टली आंसर देना है, बस क्लियर आपका आंसर एक ही तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। डायरेक्टली देखने से ही पता चल रहा है कि सवाल में क्या होने वाला है। चलिए निकालते हैं। देखिए वैसे तो गैप से आपको निकालना है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो गैप से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन सवाल को देखते ही यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली उसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 एकम 2 करता हूँ और इसमें प्लस 2 करता हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। अगर मैं 4 दूनी 8 करता हूँ तो इसमें भी 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 10 मिल जाता है। यदि मैं 10 30 करता हूँ, 3 की गुना करूँगा, इसमें 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 32 मिल जाता है। उसी प्रकार यदि मैं 32 में 4 की गुना करूँगा और प्लस 2 ऐड कर दूंगा, उसमें प्लस 2 ऐड कर दूंगा, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, प्लस 2 ऐड कर दूंगा, 130 मुझे यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मैं आगे भी देखता हूँ कि 130 सही है या गलत है, तो तेरे 65, यानी कि प्लस इसमें मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो मुझे पता चल गया है कि 652 बिल्कुल सही आंसर हमारा आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखने की जरूरत है, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 ऐसे आपको गुना हो रही है, प्लस 2 ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे सवाल बच्चे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे सवालों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इतना ज़्यादा वक्त दे देते हैं, इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि वो शायद अगले सवाल करने के लायक ही नहीं रहते, और उससे इतना घबराहट उनके अंदर आ जाती है कि सवाल को देखने से ही उन्हें ये लगता है उन पे आने वाला सवाल है मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मैंने एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, उनकी ऐसी प्रॉब्लम सुनी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे सवाल को देखने से आपको ये लगता होगा कि क्या होना चाहिए, इसमें ये सोचना चाहिए आपको कि ऐसी क्या स्थिति में पैदा करूँ जो बड़ी संख्या आ रही है, यानी एक बड़ी संख्या इसमें आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो मुझे करनी चाहिए, यानी इनका रिलेशन क्या हो सकता है जो मैं इसको यहाँ पे रख पाऊं। तो मैंने यहाँ पे देखा है ये वाली चीज मुझे यहाँ पूछ रही है, तो मैं पहले यहाँ से ही शुरू करता हूँ कि ये चीज देखता हूँ ये चीज कैसे प्राप्त हुई है इनको, क्योंकि जब मुझे ये वाला देखना है तो कैसे प्राप्त हुई है देखता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 7 और 4 11, और 11 में से इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको माइनस करता हूँ तो मुझे पता चल गया 10 मुझे प्राप्त हो रहा है। सेकंड में देखते हैं, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ ये 19 हो जाता है, और 19 में से 5 यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मुझे पता चल गया 14 मिल गया मुझे। तो डेफिनेटली मेरा सवाल यहाँ पे पूरा हो गया है।
अब मैं 12 में 9 जोड़ता हूँ, 9 2 11, 21 में से 6 गई 15, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन सवालों में, हालांकि आप पेन उठा सकते हैं लेकिन पेन उठाने की जरूरत नहीं है अगर आपका माइंड कंसंट्रेट है, आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं किसी सवाल पे और आप उसे प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपने मेहनत की है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप रीजनिंग में बटे में से बटे आपका जो है स्कोर आएगा, गारंटी देता हूँ मैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन मत करो बिल्कुल भी, आइए डायरेक्टली कर देते हैं। मुझे पता है 23 यानी कि 23 तारीख यानी कि 1 से 23 तक गया हूं मैं, अगर 23वें दिन, 23 का मतलब है 1 से 23वें दिन का 23 तारीख, यहां पे मुझे पता चल गया 23 में रविवार है। तो इससे पहले 16 तारीख को रविवार होगा बच्चों, 16 तारीख से पहले 9 तारीख का रविवार होगा, 9 तारीख का रविवार होगा, ये आपको बिल्कुल कर लेनी है। 9 के बाद 2 तारीख का रविवार होगा बच्चों, 7 दिन का अंतर आ रहा है, सभी में 7 दिन का अंतर आ रहा है, यानी हर 7 दिन बाद कोई दिन जो है वो रिपीट हो जाता है। यानी मुझे पहली तारीख को पूछा है, जब इसमें रविवार आ रहा है, रविवार से पहले क्या आएगा बच्चों, अगर शनिवार रविवार यही तो आएगा ना, शनिवार रविवार, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, शनिवार। यानी पहली तारीख को क्या था, यानी पहला दिन क्या था बच्चों, तो शनिवार था, दूसरा रविवार आया, उसके बाद ऐसे पर्टिकुलर चलता गया। तो मुझे नहीं लगता आपको इन सवालों में पेन उठाने की जरूरत है। तो बच्चों इसी तरीके से क्लास को पूरी प्रॉपर तरीके से आप अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो आपको गारंटी से रीजनिंग के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा मैथ का भी सुपर सीरीज चल रहा है, उसमें भी मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप जाते ही मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो टॉप स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।